सो देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू ज़रूर देना चाहूँगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। हमने लास्ट क्लास में बात की कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। आप कहेंगे कि सर हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में तो बात लगातार करते आ रहे हैं, बिकॉज़ यूनिट ही एक कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में है। अगर आपको याद हो, थर्ड यूनिट में सबसे पहले हमने बात की थी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट किया था। इन केस ऑफ परपेचुअल डेट, इन केस ऑफ equity, in case of preference shares, redeemable, irredeemable, in case of retained earning. हमने इन सब की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट किया था। सेकेंड चैप्टर में हमने लेवरेजेस की स्टडी की, विच इज द फाइनेंशियल लेवरेज एंड ऑपरेटिंग लेवरेजेस। याद आ रहा होगा आप सबको, ये सुनो। Yes, sir. ठीक है। और अब लेवरेजेस स्टडी करने के बाद वी वर अनेबल टू अंडरस्टैंड what is the financial risk and what is the businesses and how the business can strike a perfect balance between the financial and business risks, right? It is very important to strike a perfect balance so that the firm may never face any insolvency situation in future. This is the one thing. ठीक है। अब बीच में जो 2 या 3 हफ्ते का जो बीच में गैप रहा है क्लासेस का, बीच में 1-2 क्लासेस हुई फिर नहीं हुई, उसके बाद जो हमने स्टार्ट किया इन रिकॉर्डेड लेक्चर, आई स्टार्टेड विद व्हाट इज व्हाट आर द थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी तक देखिए हमने डायरेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर की बात नहीं की थी, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात की थी। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर की बात फाइनेंशियल लीवरेजेस में की थी। ठीक है। तो ये सब चीजें जानने के बाद अब क्वेश्चन ये उठता है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the optimum capital structure? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए? यानी ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर, हम एक ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं जिस कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आए। उसी कैपिटल स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक Yes, sir. है। ओके फाइन। ठीक। नाउ इस स्टडी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं एंड अगली बार अगर आप क्लास में आए तो पहले वाला लेक्चर जरूर देख कर आए, क्योंकि जो चीज़ मैंने 45 या 50 मिनट्स में आपको बताई है वो मैं आपको पूरे 5 मिनट में नहीं बता सकता। फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द ओवरव्यू वट एवर वी हैड डन सो फार इन द वेरी लास्ट लेक्चर। ठीक है एवरीवन? Yes. ओके फाइन। जस्ट मिनट। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैपिटल स्ट्रक्चर पे मुझे मिले हैं और आई विल बी शेयरिंग दोस क्वेश्चंस विद यू ऑल। ओके फाइन। ओके, इज इट विजिबल? माय स्क्रीन नाउ विजिबल? Yes, sir. ठीक है। तो देखिए वैल्यू ऑफ द फर्म में जैसे मैंने बताया था, वैल्यू ऑफ द फर्म, किसी भी फर्म की वैल्यू को डिसाइड कैसे किया जाता है? Obviously, the value of firm consists of value of equity and value of debt. इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा, and these are the two formula of value of equity, how to come up with the value of equity and how to come up with value of debt. Basically, कुछ schools हैं, there are certain ideologies or you can say assumptions, right? Set of assumptions जो अलग-अलग बात करती हैं। There is a set of assumption which says the cost of capital has direct relationship or the composition of capital structure has direct relationship with value of the firm। यानी कि फर्म की वैल्यू क्या होगी, फर्म की वैल्यू पे क्या असर पड़ने वाला है अगर फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर की कॉम्पोजिशन में चेंज आ जाए। राइट? सबको समझ आई ये वाली स्टेटमेंट? Yes, sir. ठीक है। यानी कि अगर एक तरह से हम डेट ज्यादा कर दें कैपिटल स्ट्रक्चर में, या हम
कोर्स इक्विटी ज़्यादा कर दें या कम कर दें, if basically if we change the composition of the different source of funds, is there any relationship, is there any effect on the value of the firm? इसी क्वेश्चन के बेस पर दो तरह के assumptions हैं, set of assumptions हैं, जिन्हें schools कहा जाता है, capital structure schools. The first schools of capital structure is divided, it is bifurcated into two categories. One category it says yes, it has a relationship. It means there will be an impact on the value of the firm of capital structure. ठीक है, फर्क पड़ेगा. दूसरा कहता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कॉम्पोजिशन को कितना भी चेंज कीजिए, कितना भी चेंज नहीं कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, ऑब्वियसली कुछ असम्पशंस के साथ. ठीक है, तो ये वाली दोनों स्टेटमेंट सबको क्लियर है? ये लास्ट क्लास में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. सबको क्लियर है? यस सर. ठीक है, अब हम उन सेट ऑफ अजम्पशंस के बारे में बात करने वाले हैं. द वेरी फर्स्ट सेट ऑफ अजम्पशन जो दी गई, विच इज गिवन बाय डुरन. Duran, he was one of the economists and basically the financial manager. He suggested or he come up with one approach or the set of assumption. ठीक है, नेट इनकम अप्रोच. अगर आप लास्ट लेक्चर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि नेट इनकम अप्रोच किस कैटेगरी में आता है. ऑल्दो आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा इन विच कैटेगरी दिस नेट इनकम अप्रोच विल फॉल. नाउ net income approach. Now, first of all, if I talk about net income approach को आपको समझने से पहले इसके कुछ assumptions, आपने कुछ laws पढ़े होंगे या कितने भी आप approaches पढ़ते हैं. Every approach or law they work in a particular environment. If you breach out that environment, those approach will not hold true. What does it mean? कुछ assumptions के साथ हम इन सबको पढ़ेंगे. हर एक assumptions के साथ, देखिए assumptions are very important. आप किसी भी लॉ की बात करें, किसी भी अप्रोचेस की बात करें, जब तक आप कोई assumption नहीं बनाएंगे, जब तक आप कुछ assume नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ तो कुछ भी नहीं है, right? Universe is a very complex dynamic where everything changes, right? And you cannot control the different variables. But what assumptions provides us, assumption provides the controlled variables. मैं थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा हूँ, रिसर्च की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, बट आई होप आपको इसका मतलब समझ आया होगा. अप्रोचेस में आपके assumptions होना जरूरी है. यानी कि अगर मैं आपसे सिंपल ये कहूँ कि मुझे घर से आपके कॉलेज जाने तक 1 घंटा लगता है, तो दिस इज माई अप्रोच और दिस इज माई स्टेटमेंट. अब दिस स्टेटमेंट शुड बी बैक्ड बाय सम assumptions कि मैं मेट्रो से जाता हूँ तो 1 घंटा लगता है, अगर मैं अपनी कार से जाऊँ तो मुझे 25 मिनट्स या 20 मिनट्स लगेंगे, या अगर मैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक बस अगर उससे जाऊँ तो मुझे 45 मिनट्स लगेंगे. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, व्हाई assumptions आर इम्पोर्टेंट. यस सर. ठीक है, इफ यू ब्रीच दी assumptions ऑब्वियसली आपके रिजल्ट्स वो नहीं रहते. तो assumptions को सबसे पहले किसी भी थियरी में हमेशा ध्यान रखिए, assumptions को पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है. तो वन बाय वन एक एक assumption की बात करेंगे. नेट इनकम अप्रोच विच वाज गिवन बाय डुरन, ये नाम है डुरन, ही वाज एन इकोनॉमिस्ट. डुरन, द वेरी फर्स्ट वन इज remain constant. What remain constant? Capital requirement of the firm. फॉर्म की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है गिवन टाइम में सेम ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्म इट रिमेन सेम. ठीक, फर्स्ट रिक्वायरमेंट. द वेरी फर्स्ट, द सेकंड इज देयर आर जस्ट टू सोर्सेज ऑफ फंड्स. कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉम्पोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स. और ये अप्रोच कहती है कि सिर्फ दो ही तरह के सोर्सेज आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू होल्ड दिस अप्रोच ट्रू, विच आर डेट. डेट भी कैसा, परपेचुअल डेट. देखिए डेट भी दो तरह का होता है. परपेचुअल डेट क्या होता है, एनी आइडिया, एनीवन? इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. परपेचुअल डेट
सर डेट। जो इरिडीमेबल होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स भी ले रहे हैं ना क्लास? समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Right. ये इस assumption का बहुत इंपॉर्टेंस है कि डेट इज परपेचुअल। इसका मतलब आपको ये पैसा वापस नहीं करना है। जब आपको पैसा वापस नहीं करना है तो आपको रीपेमेंट का जो डिसीजन है वो डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब मान लीजिए कि अगर मैंने एक रिडीमेबल डेट से पैसा उठाया 20 साल के लिए, तो फर्म नोज दैट दे हैव टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन आफ्टर 20 years. So obviously the firm will discount this decision also in their capital structure decision. Since the debt is perpetual, it means the debt will go on with the company forever. So in such a situation, if the debt will go with the company forever, in such a situation, what can happen? Simple, very simple thing. The firm need not to discount this payment decision in the capital structure. Is that clear, class? समझ आया? यस सर। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एक एजम्पशन। क्यों ये एजम्पशन है? इसलिए डेट यहाँ पे ज्यादा फेवरेबल माना जाएगा। इसलिए डेट परपेचुअल, अगर अगर डेट परपेचुअल होता है तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है इन कंपैरिजन टू रिडीमेबल डेट। ठीक है। नाउ रिडीमेबल डेट, सॉरी। नेक्स्ट इज, ये भी क्लियर बताया गया है द कोस्ट ऑफ डेट। देखिए मैं केडी लिख रहा हूँ। केडी मीन्स द कोस्ट ऑफ डेट मनी। KD is the cost of debt is always lesser than cost of equity, which is also true in real cases, right? In real scenarios, it is true, right? But it is not always the case. हमेशा ऐसा नहीं होता। हाँ जरूर होता है। आपने जब कोस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर कंप्लीट किया था, आपको याद आ रहा होगा कोस्ट ऑफ कैपिटल में भी मैंने एक चीज आपको बताई थी। द थिंग वॉज वॉट, बता सकते हैं? टैक्स शील्ड। हाँ जी, tax shield. टैक्स शील्ड। Well, हाँ, because of the tax shield, the cost of debt was lesser in comparison to cost of equity. याद है सबको? Yes or no? यस सर। ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा बाकी स्टूडेंट्स क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे, उन्हें याद नहीं है या उन्हें समझ नहीं आ रहा है। बट ठीक है। नेक्स्ट वन इज, देर आर नो देर आर नो ट्रांजेक्शन टैक्स। देर आर नो ट्रांजेक्शन टैक्स। ट्रांजेक्शन टैक्स, transaction cost and taxes. So basically it talks about a perfect market कि perfect market है, कोई ट्रांजेक्शन कोस्ट नहीं है, टैक्सेस नहीं है। बट ट्रांजेक्शन कोस्ट देखिए हमेशा जब भी आप इक्विटी मार्केट में, आई डोंट नो बट आप में से अगर कभी किसी ने इन्वेस्ट किया हो इक्विटी मार्केट में या शेयर्स में, स्टॉक्स में, तो यूल गेट टू नो कि एक ट्रांजेक्शन कोस्ट एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है जिसकी वजह से काफ़ी लोग ये डिसीजन लेते हैं कि वेदर दे शुड ओपन देयर डीमैट अकाउंट और नॉट। And these days, there are a number of companies, the DB brokers, they have come into picture in the last 1.5 year. Like Zerodha is one of the main institution. They had come up very aggressively कि कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, राइट? बट फिर भी वो बात है, सिर्फ ऊपर ऊपर की बात होती है। इस सेबी का जो मैंडेटेड चार्ज है वो हर महीने कुछ ना कुछ चार्जेस लगते हैं। आप चार्जेस से बिल्कुल नहीं बच सकते। ठीक है। हाँ ये जरूर है, जब आप कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस ट्रांजेक्शन पे जो सर्टेन अमाउंट होता है, 20 रुपये 25 रुपये पर ट्रांजेक्शन, वो आपका अमाउंट अबॉलिश हो सकता है। कहने का मतलब है कि ट्रांजेक्शन टैक्स या ट्रांजेक्शन कॉस्ट से आप पूरी तरह से फ्री नहीं हो सकते। दिस इज द रियलिटी। ठीक है। तो ये रियल बात है, बट यहाँ पे माना गया है कि स्मूथ मार्केट है, इट्स अ परफेक्ट मार्केट। नाउ नेक्स्ट वन इज, firm has unlimited life. Obviously, first, second one, second and fourth, fifth one is they are related. Since the firm has perpetual debt, the firm will also have the unlimited life. Okay? So these are the different assumptions, and these assumptions should always remain same, and they should always hold true in order to come up with the right answer or the right approach of this net income approach. ठीक है। तो ये assumption आई होप किसी को इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम देख लेते हैं। This is the value of equity. Value of equity means profit after tax, whatever the company profit after tax they earn, divided by the cost of equity. Divided by cost of equity, the firm will have their value of equity. ठीक है। तो value of equity ये आ जाएगा आपका।
ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। और इसी तरह से डेट, अगर आप डेट की बात करें, वैल्यू ऑफ डेट क्या है? इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम इज इंटरेस्ट इनकम अवेलेबल टू द डेट होल्डर। कॉस्ट ऑफ डेट से आप डिवाइड कर दें, यू विल हैव द वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बेस पर, इस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, और न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे विद नेट इनकम अप्रोच। एम आई क्लियर क्लास एवरीवन? यस सर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके ठीक है, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। Yes, there is a ABC company limited is expecting an EBIT, which is the operating income of a company, EBIT of rupees 2 lakh in a year. The company has capital structure of 8 lakh in 10% डिबेंचर। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर में 8 लाख के 10% डिबेंचर है। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12.5%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी डायरेक्ट दिया गया है। You are required to calculate value of the firm by net income approach. Also compute the overall cost of capital. आपको दो चीजें करनी है। आपसे हर क्वेश्चन में क्लियरली बताया होगा किस अप्रोच से क्वेश्चन को करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी सेम होगी, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट विच अप्रोच वी आर with which we with which approach we are starting the question, right? So this question we are going to solve by the net income approach. We will use the net income approach. ठीक है, तो क्वेश्चन आई होप थोड़ा बहुत क्लियर है आपको, अदरवाइज आई एम गोइंग टू राइट थिंग्स ऑन माय स्क्रीन। जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट, यस, EBIT is rupees 2 lakh. Interest, इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन कितना है? क्वेश्चन में मैंने क्या बताया आपको? क्वेश्चन इज, कंपनी का EBIT 2 लाख है। कंपनी हैज कैपिटल स्ट्रक्चर 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज इन 10% डिवेंचर, यानी कंपनी ने 8 लाख रुपए मार्केट से उठाए हुए हैं इन टर्म ऑफ डेट मनी, एंड द कॉस्ट ऑफ डेट इज 10%। एम आई क्लियर एवरीवन? तो इंटरेस्ट पेमेंट कितना हो जाएगा? 8 लाख मल्टीप्लाई 10%, विच इज 80,000। 8 lakh multiply 10%, which is 80,000। तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट इनकम इज नाउ 80,000। So this is the interest income. Once you deduct this interest income, you will have EBT 1,20,000। 1,20,000 is net income। net income, इसे आप net income भी कह सकते हैं। This net income is available to the shareholders. Yes or no? Can we say this? This is the net income available to the shareholders. यस सर। क्यों ऐसा? क्यों हम टैक्स माइनस क्यों नहीं करेंगे? टैक्सेस भी तो लगते हैं ना। सर वो अजम्पशन ली थी ना अभी कि टैक्स और को कंसीडर वेरी नहीं गुड, करेंगे। एग्जैक्टली। आप यहाँ पे ईबीटी भी कह सकते हैं इसे, लेकिन एट द सेम टाइम यू विल नॉट डिडक्ट टैक्सेस। द रीजन इज क्वाइट सिंपल, बिकॉज अंडर द नेट इनकम अप्रोच we are not a very realistic, or the realism is not the part of this assumption. It means taxes आपको नहीं लेने हैं, तो taxes आप कोई माइनस नहीं करेंगे। ये आपका सारा का सारा वो पैसा है जो शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। 1,20,000 रुपीज इज अवेलेबल टू द शेयर होल्डर्स। अच्छा, क्वेश्चन में दिया गया था, जैसे मैंने क्वेश्चन रीड भी किया, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज गिवन विच इज 12.5%। के ई इज गिवन 12.5%। तो अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, if the cost of equity is given which is 12.5%, so can you come up with the value of equity? Can you come up with the value of equity of the firm? यस सर। कितना हो जाएगा? 7.2 नहीं, 12 8 96, ये होना चाहिए 9,60,000। बताइए,
प्योदी, रिताबा, रचना, आशीजा, आप हैं क्लास में या नहीं है कोई भी? Yes, sir. Sir. Yes, sir, 9,60,000. 9,60,000। ओके ठीक है। अच्छा काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं है अभी। ओके ठीक है। 9,60,000। आपको सिंपल क्या करना था, यू सपोज टू डिवाइड 1,20,000 बाय 12.5% एंड वी हैव कम अप विद 9,60,000 इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है। अब इसी तरह से डेट की वैल्यू भी आप ऐड कर सकते हैं। डेट वैल्यू, अच्छा डेट वैल्यू बताइए कितना है, व्हाट इज द डेट वैल्यू? वैल्यू ऑफ द डेट, वैल्यू ऑफ द डेट इज, भाई वैल्यू ऑफ द डेट 8 लाख ही तो हुआ ना। 8 लाख का आपने पैसा लिया हुआ है तो वैल्यू ऑफ द डेट 8 लाख यस ही सर, हुआ, 8 राइट। लाख। तो इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, द वैल्यू ऑफ डेट इज 8 लाख। 8 lakh. Now, if you add them, you will have 17,60,000 is what? This is the market value of the firm. ये total overall market value of the firm दोनों को ऐड करने के बाद we have 17 lakh 20,000 60,000 is the market value of the debt। ठीक है। 17 lakh 60,000 is the market value। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? अभी तो आपने मार्केट वैल्यू निकाली, आधा क्वेश्चन आप कर चुके हैं। एम आई क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। आपको आधा काम क्या करना था इस क्वेश्चन में? यू आर सपोज टू कैलकुलेट व्हाट? यू आर सपोज टू कैलकुलेट, बताइए, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आपको बताना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल, ओवरऑल टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डेट की भी दी गई है, राइट, इक्विटी की भी दी गई है। 10% इज द डेट, इक्विटी का 12.5%, ये assumption भी ट्रू है, राइट, कि द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, तो ये भी assumption ट्रू है। तो आपको टोटल बतानी है, आपको टोटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बतानी है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दोनों को ऐड करके डिवाइड नहीं करेंगे हम, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे के भी आप कह सकते हैं, के इक्वल्स टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका फॉर्मूला क्या होगा? द सिंपल फॉर्मूला इज कॉस्ट, कॉस्ट, सॉरी, हाँ, कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई वेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी multiply its weight, weight in the total overall cost capital structure, right? Simple। देखिए 9,60,000 is the value of equity, debt is 8 lakh, so overall 17,60,000 is the total capital structure of the firm, can we say this, right? यस सर। Total overall capital structure of the firm is 17,60,000, ये हमें क्लियर है। 17,60,000। तो आप ये भी तो देखेंगे ना कि इक्विटी का पार्ट कितना है, डेट का पार्ट कितना है इन टर्म ऑफ परसेंटेज। तो बताइए मुझे इन टर्म ऑफ परसेंटेज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेट में। जस्ट डू इट, आई मीन बहुत सिंपल है, इसको आपको सिर्फ परसेंटेज फॉर्म में बताना है। The portion of value of equity should be around 55%। 54.54। ओके 54.54 एंड ये हो जाएगा इस हिसाब से 45.46, राइट। यस सर। ठीक, तो दीज आर द पोर्शंस।
अब इन पोर्शंस को रख लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल हैव द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ डेट था 10%, 10% मल्टीप्लाई विद 0.54 0.4546 yes class यस plus सर। 12.5% मल्टीप्लाई 54.54, बताइए ओवरऑल। ये हो जाएगा 4.546 प्लस 6.8175 प्लस 4.546, 11.36, approximation is 11.36 is the cost of capital, overall cost of capital of this firm with given debt and equity। क्लियर है, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, कोई इश्यू इसमें आपको नहीं समझ आया हो कि कैसे हमने किया ये सब? बताइए, एनी प्रॉब्लम एट ऑल? सर जब एवरेज निकालते हैं तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 भी होता है। नहीं नहीं, तो वो अर्थमेटिकल एवरेज हो गया ना वो तो। जी। हम वेटेड एवरेज की बात कर रहे हैं बच्चे, वेटेड एवरेज यानी ओके। जिसका टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में जितना वेट होगा उसकी ज्यादा कंसीडर की जाएगी। यस और नो? यस एंड इट सर। मेक सेंस, इट मेक सेंस, सिंपल है। ठीक है, जैसे काफी सारे कॉलेजेस में एडमिशन किस बेस पर होता है, अभी तो हम जैसे एडमिशन अभी कर रहे हैं, तो हमें हर एक सब्जेक्ट को क्या करते हैं, इक्वल वैल्यू असाइन करते हैं, विच इज वन। ठीक है, तो अर्थमेटिकल मीन में, सिंपल अर्थमेटिकल मीन में आप क्या करते हैं, सबको प्लस करते हैं डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट देयर आर द कॉलेजेस विच आई नो, नॉट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी बट देयर आर द अदर कॉलेजेस, अगर आप फॉरेन की बात करें, वहाँ पे मान लीजिए मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट के लिए जरूरी है, फॉर पर्टिकुलर कोर्स लाइक इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए मैथमेटिक्स और आपका इको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उन दो सब्जेक्ट्स के वैल्यूज या वेटेज वो ज्यादा रखते हैं। ठीक है, इंग्लिश सेकंड नंबर पे रहता है एंड दी अदर लैंग्वेजेस या अदर सब्जेक्ट्स वो आपके उनकी वैल्यूज कम होती है। तो वेटेड एवरेज, दैट्स व्हाई वेटेड एवरेज इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, गॉट इट सर। हाँ, जिसका वेटेड एवरेज का बहुत अच्छा रेलेवेंस, ये हम 11th क्लास में भी पढ़ते हैं कि वेटेड एवरेज तब यूज किया जाता है जब हर ऑब्जर्वेशन का इम्पोर्टेंस आपके डेटा सेट में एक जैसा नहीं होता, कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेरिएबल है और कोई बहुत कम वेरिएबल, बहुत कम इम्पोर्टेंट वेरिएबल है। तो in order to normalize this effect, we assign the weighted averages। ठीक है, आई होप ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। तो आगे भी हम एक एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, इसी की कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है। आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं है क्लास में, देयर आर 4 स्टूडेंट्स, बाकी आपके सीआर भी चले गए, पीओ दिशी इज आल्सो नॉट देयर इन द क्लास। ऐसे कैसे काम चलेगा, मतलब इतना ज़्यादा मतलब इतनी कम स्ट्रेंथ, आई हैव नेवर सीन इन माय एंटायर लाइफ दैट आई एम टीचिंग टू 4 स्टूडेंट्स and that too subject like financial management। और ऐसा नहीं है कि बीच में क्लासेस नहीं हुई है इस वजह से आप कम आ रहे हैं, फ्रॉम द वेरी राइट बिगनिंग ऑफ दिस सेमेस्टर यू पीपल वर वेरी लेस इन नंबर। अब आप खुद सोचिए टीचर का कैसे, मतलब अपने आप को हम कैसे मोटिवेट करें पढ़ाने के लिए। दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योर सेल्फ। हाँ, ये आप पूछ सकते हैं कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते तो इसलिए नहीं आते, बट यू रियली आस्क योर सेल्फ, डू यू रियली थिंक दैट आई डोंट टीच गुड? मतलब I might not teach good, but I'm not teaching bad at all. That I know about this subject and I know about myself. But at least थोड़ा तो आप लोग रिस्पॉन्ड करें क्लास में। अब आप खुद अगर मेरी जगह अपने आप को रख के देखें, यू विल रियलाइज कि कितना मुश्किल हो जाता है एक टीचर के लिए इस तरह के इन्वायरमेंट में पढ़ाना, जहाँ पे आपको लगता है कि आप सिर्फ स्क्रीन को पढ़ा रहे हैं। आई डोंट नो क्या है आप लोगों का, क्या है नहीं है,
एंड देन यू पीपल एक्सपेक्ट कि आप हर चीज़ आपके हिसाब से हो जाए। इससे तो अच्छा है आई कैन सेंड यू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स ओनली, दैट आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन द रिकॉर्डेड लेक्चर ना, वो तो मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ। दैट्स वाई just I stretch up the lecture to the entire 1 hour कि ठीक है अब मेरे को रिकॉर्ड करना है, आई हैव टू रिकॉर्ड इट इन अ वे सिंपल पॉसिबल वे कि आप समझ पाए। बट व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास, मुझे कुछ नहीं पता लग रहा। एनीवेज मैं क्लास यहीं एंड कर रहा हूँ बिकॉज आई कैन नॉट कंटिन्यू विद यू पीपल लाइक दिस। सीरियसली दिस इज नॉट द वे आई टीच एंड दिस इज नॉट आई थिंक आई एम नॉट फॉर ऑल दीज थिंग्स कि मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँ। अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है यू कैन शेयर विद मी, दिस इज द ओनली थिंग। आई मीन टीचर स्टूडेंट्स के बीच में और ओपन डिस्कशन क्या हो सकता है? आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा, बट इस तरह का रिस्पॉन्स, टीचर इज आस्किंग मैनी थिंग्स एंड नो वन इज रिस्पॉन्डिंग एंड नो वन केयर्स टू रिस्पॉन्ड, तो दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग ऑनेस्टली बताऊँ तो। मैं पूरे एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आए अच्छे से, बट रिस्पॉन्ड भी तो आए ना सामने से। एनीवेज आप लोग डिसाइड कर लीजिए आपको पढ़ना कैसे है, कुछ ही दिन रहते हैं, आपके साथ मेरा सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, एंड वी माइट मीट in the next semester. If I would be that unfortunate, I will meet you all the way. So you people can decide it and then let me know. In case if you want to continue with me like this, or I can share you the recording, because वो तो मुझे अब करना ही है आप लोगों के साथ कि ठीक है सिलेबस कराना है तो।